हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा क्लासेस बिकॉज वी नो योर प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं ज्योग्राफी क्लास है। माई सेल्फ दिव्यांश भारद्वाज और मैं आपकी जो क्लास ले रहा हूँ वो ज्योग्राफी क्लास 10th की मैं क्लास ले रहा हूँ। आपके लिए आज एक खुशखबरी भी बताऊंगा मैं आपको आज। ठीक है, आपके लिए मैंने थोड़ा शेड्यूल में चेंज किया है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो परसों जो हमने टॉपिक कर जो परसों की क्लास में मतलब कि जो परसों की क्लास में हम कर चुके थे यानी कि 7 जून की क्लास थी, उसमें हम सॉइल एज रिसोर्सेज हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है ना, कल की क्लास में हमने क्या कंप्लीट कर दिया था, यानी कि आपकी 10 जून की उसमें मैंने क्या कंप्लीट कर दिया था, 10 जून को मैंने कंप्लीट कर दिया था आपका सॉइल क्लासिफिकेशन। सॉइल क्लासिफिकेशन में हमने बात करी थी कि भाई किस आधार पे हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। छह सॉइल्स के नाम बताए थे, 6 मृदा के नाम बताए थे। मैं एक बार रिवीजन करते हैं उनका। फर्स्ट थी एलुवियल सॉइल जिसे हम जलोढ़ मृदा बोलते हैं। सेकंड वन इज ब्लैक सॉइल यानी कि काली मृदा। थर्ड वन इज रेड एंड येलो सॉइल मीन्स लाल और पीली मृदा। फोर्थ वन इज लेटरल सॉइल अर्थात लेटराइट मृदा। फिफ्थ वन इज मरुस्थली मृदा यानी मीन्स आपकी एरर सॉइल। एंड सिक्स वन इज फॉरेस्ट सॉइल मीन्स वन मृदा। ठीक है, तो कल की क्लास आप देख लो उसके लिए। आज हम स्टार्ट करते हैं मृदा अपर्दन एवं संरक्षण यानी कि सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। यानी कि जो ये टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से सॉइल का जो यूज है वो किस तरीके से मतलब डिसयूज हो रहा है और किस तरीके से हम उसे उससे बचाव कर सकते हैं। ठीक है, उसका बचाव हम किस तरीके से कर सकते हैं, इस चीज आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है ना, कटिंग ठीक लग रहा है ना भाई? आज ही करवा के आया हूँ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत दिनों से बंद था और हैवी जो बाल है वो गर्मियों में मैं रखना पसंद नहीं करता क्योंकि थोड़ा दिमाग को हवा लगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए फिर आज बात करते हैं आपका सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन की। ठीक है, फर्स्ट अब इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो देखो अगर जो हम इसके एक सिंपल से मीनिंग की तरफ जाए, मृदा के कटाव और उसके बहाव की जो प्रक्रिया है उसको हम सोइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन बोलते हैं। मीन्स मान लो कहीं पे सोइल है, अब आप कभी पहाड़ों पे जाओ, पहाड़ पे हमेशा बारिश होती है, अपने यहाँ भी देख सकते हो बारिश हुई तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपने देखा हो कि भाई मिट्टी कट के बह के चली जाती है, तो उसे हम सोइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन हम बोल सकते हैं। ठीक है, जब सोइल का कटाव हो रहा हो और वो बह के चली जा रही हो, यानी कि एक तरीके से मानो कि मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ टीला सा खड़ा कर दिया। कभी रेत देखना, घर में अभी कभी कभी कंस्ट्रक्शन चला होता है, हम रेत ऐसे डाल देते हैं ना, उसके ऊपर पानी चला तो वो ना ऐसे बह के ऐसे 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 आगे बह जाता है। तो उसी चीज को यहाँ हम बोलते हैं सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट वन इज सेकंड पॉइंट इज अपरदन और संरक्षण की क्रिया, नहीं सॉरी, अपरदन और बनने की प्रक्रिया दोनों साथ चलती है। यानी कि जहां पे इरोजन हो रहा है ना, इरोजन के साथ साथ सोयल का बनना, सोयल मैन्युफैक्चरिंग साथ साथ चलते हैं, यानी कि दोनों क्रिया साथ में चलती है। वो बात अलग है कि एक जल्दी चल रही है तो एक थोड़ी कम चलती है। ठीक है, मतलब सोयल इरोजन तो तेज हो रहा है लेकिन भाई देखो भाई बनने में तो उतना टाइम लगेगा जितना मैंने आपको बताया, लाखों करोड़ साल, लेकिन दोनों प्रक्रिया एक साथ चलती है, दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है। बस ये होती है कि अपरदन की जो क्रिया होती है वो तेजी से होती है, ये थोड़ा कंजर्वेशन यानी कि जो बनने की कंजर्वेशन नहीं, जो बनने की प्रक्रिया है वो थोड़ा लेट होती है। थर्ड पॉइंट इज, हाँ थर्ड पॉइंट इज मैंने कहा भाव यानी कि कटाव और बह के चली जाना। ठीक है ना, इसमें हम मानव क्रियाओं को भी देख सकते हैं, यानी कि हम जो ह्यूमंस जो जो ह्यूमन वर्ड्स हैं हम भी उसमें देख सकते हैं कि भाई हम किस तरीके से डिस्यूज कर देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था खनन, खनन कर देना। ठीक है ना, खनन आप देखते होंगे भाई नदियों तक में खनन चलता है, जो रेत निकाला जाता है नदियों से उसे खनन बोलते हैं, जो गैर कानूनी होता है। ठीक है, सेकंड वन इज निर्माण। निर्माण मान लो हमने हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी तो भाई जो वहां से जब मिट्टी निकालेंगे, जब हम नींव नींव खोदते हैं तो मिट्टी तो निकलते हैं, तो सोइल इरोजन है, सीधी सी बात है, उस मिट्टी का यूज तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है ना, थर्ड वन इज पशुचरण। पशुचरण का क्या मतलब है, पशुओं ने चारा खाया यानी कि अब बारिश पड़ी मिट्टी बह के चली जाएगी।
जो उन मिट्टियों को रोकने का काम कर रहे थे, जो मिट्टियों को रोकने का वो छोटे छोटे से पौधे काम कर रहे थे, वो काम बंद हो गया उनका। तो मिट्टी का इरोजन यानी कि मिट्टी का अपरदन शुरू कर देंगे। कहने का मतलब ये है, मान लो ये एक साफ सुथरी वो है, यहाँ हल्की हल्की सी वो कर दिया झाड़ियां, पानी आएगा तो भाई बीच बीच में रुकेगा, बीच बीच में रुकेगा तो वो काट नहीं पाएगा। अगर जो मान लो यहाँ से आया मिट्टी बह के तो यहाँ रुक जाएगा, ठीक है। अब ये झाड़ियां हट गई, बस सिंपल ये है, पानी आया ऐसे बहा के ले जाएगा, ठीक है ना। चलो, फिर इसके कुछ नेचुरल कारण भी है। नेचुरल कारण में हम देख सकते हैं कि भाई ग्लेशियर्स हुए, या फिर आपकी जो नदियां है वो काटती हुई चली जाती हैं, ठीक है। हवा होगी, हवा बहुत तेज आई, पता लगा कि पूरी की पूरी मिट्टी को उड़ा के कहीं उड़ने गई, ठीक है ना। चलो, फिर है, चलो, जो आपका जो बहता हुआ जल है, जो आपका बहता हुआ जल है, वो मृदा में डीप कैनल्स बनाते हैं, यानी कि डीप कैनल्स, यानी कि अगर जो आप देखो, यानी कि जो मान लो जल बह रहा है, बहुत तेजी से बह रहा है, मैंने आपको अभी रेत का एग्जांपल दिया था ना, तो मान लो उसके ऊपर आपने पानी डाला, तो एक ना वो मिट्टी काट के जो बीच में दरार जैसे आ जाती है ना, उसे बोलते हैं यहाँ पे कैनल। और ऐसी मिट्टी जोतने योग्य नहीं होती, क्यों भाई? जब मिट्टी बही जा रही है, उसके मतलब पोषक तत्व भी कहीं और पहुंच गए होंगे, तो वो जोतने लायक नहीं रह जाती, ठीक है ना। मतलब कि उसमें उत्खनन करना, मतलब कि उसमें किसी चीज को बोना बड़ी मुश्किल हो जाता है जब तक हम उसका कंजर्वेशन नहीं करते, ठीक है ना। ऐसी भूमि को हम बैड लैंड भी बोलते हैं, उत्कट भूमि भी हम ऐसी उनको बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब बात करते हैं चंबल। चंबल घाटी का नाम आप सब लोगों ने सुना था, चंबल का डाकू का नाम भी बहुत सुना होगा। तो चंबल घाटी यानी कि जो चंबल बेसिन में है, चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को कैसी भूमि को बैड बैड लैंड को, यानी कि उत्खत भूमि को क्या बोला जाता है? खड़ भूमि बोला जाता है, यानी कि रेविन लैंड बोला जाता है। रेविन लैंड, रेविन लैंड क्या बोला जाता है? रेविन लैंड। कहाँ पे बोला जाता है? चंबल बेसिन में। ध्यान रखना आ जाता है कि भाई उत्कट भूमि यानी कि मीन्स, उत्कट भूमि मीन्स बैड लैंड को और क्या, और किस नाम से बुलाया जाता है? तो रेविन लैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना। देखो, अब मैंने आपको बताया, चलो ये पहाड़ मान लो, अब तक रेत का एग्जांपल था, अभी से पहाड़ मानो, ठीक है ना। पहाड़ है, पहाड़ पे क्या होता है कि पहाड़ पे से बारिश हुई तो यहाँ से मिट्टी वगैरह, कंकड़ वगैरह, मैंने आपको बताया भाई जब बहुत तेज होती है तो आपने देखा होगा लैंडस्लाइड्स वगैरह होती है, तो वो बारिश हुई, वो जो साथ में जो लेके आ रहे हैं ना, लैंडस्लाइड तो अलग बात है, लेकिन जो ऊपर ऊपर से जो लेके आती है ना, उसे बोलते हैं ऊपर की चादर, मिट्टी की ऊपर की चादर, ठीक है। चलो, उसे हम सीट इरोजन बोल देते हैं, यानी कि जो ऊपर की मृदा जो धुल के जो नीचे आ रही है ना पानी के साथ, जो मृदा, यानी मान लीजिए पहाड़ है, बारिश हुई छम 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 छम, ठीक। तो जो ऊपर ऊपर की जो मृदा होगी, यानी कि जो ढीली मृदा होगी, मतलब कि जिसे हवा भी उड़ा के ले जा सकती है, जिसे हम धूल बोल देते हैं, तो वो जो धूल के जो नीचे आएगी ना, उसे हम बोलते हैं सीट इरोजन। क्या बोलते हैं? सीट इरोजन। सीट इरोजन हम उसे बोल देते हैं, ठीक है। ये तो होगी जब जब बह के आ रही हो, जब पानी के साथ बह के आ रही हो। अगर जो वही वही हवा के साथ उड़ के जाए, अगर जो वही चीज हवा के साथ उड़ के जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे विंड इरोजन, यानी कि पवन अपर्दन, पवन अपर्दन, ठीक है ना। चलो, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो ढाल वाली भूमि, यानी कि पहाड़ों की बात चल रही है तो ढाल वाली भूमि में हमेशा पहाड़ों की भूमि की बात करते हैं। तो ढाल वाली भूमि पर काउंटर जो लाइन होती है उन पे हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। देखो, मान लो मान लो ये पहाड़ है, अगर जो हम हल ऐसे ही चलाएं, या हल तो आप जानते ही होंगे जो भाई जिससे खेत जोता जाता है, अगर जो हम हल उस पे यहाँ से ऐसे चलाएंगे तो सीधी सी बात है, पानी को ना वो मिल जाएगा, पानी को बहाव के लिए वो मिल जाएगा। मान लो, चलो मैंने ऐसे कुछ करा और मैंने नाली इसी से बना दी, तो पानी ज्यादा तेज बहेगा ना। तो वही बात है, जब हल ऐसे चलाएंगे हम, तो पानी जो है वो ऐसे में बहेगा। तो हम उससे पैरेलल बनाते हैं कि भाई जो पानी है वो मिट्टी को बहा के ना ले जा सके, वो रुके। यानी मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, बारिश हुई और हमने हल भी ऐसे में कर रखा है, यानी कि हमने जुताई भी, तो ऐसे आएगा पानी ऐसे। भाई जब हल जोत दिया, तो यानी कि जब वहां पे लाइंस हो गई, तो उसके बीच में कुछ जाएगा तो मिट्टी को बहा के लेकर जाएगा। और जो हम उस हल को ऐसे ना वो करके ऐसे जोते कि भाई ऐसे, पानी आएगा रुकेगा, पानी आएगा रुकेगा, जो डैम्स होता है वो डैम्स का काम करने लगते हैं फिर, ठीक है ना। तो वो मिट्टी को बहाने में
तो वो मिट्टी को बहाने से रोकते हैं। इसके जो एग्जांपल है वो हम देख सकते हैं टेरेस फार्मिंग, जिसे हम टेरेस फार्मिंग को हम बोल देते हैं समुच्चय जुताई। ठीक है, समुच्चय जुताई और सोपन कृषि, सीढ़ीदार कृषि हम इसे बोल देते हैं। ठीक है ना। समुच्चय जुताई तो हम इसे बोलेंगे जो ऐसे में करी जाती है, जो मैंने बताया जो ऐसे में करी जाएगी, क्रॉस में जो करी जाती है। ठीक है ना, उसे बोलते हैं क्या, समुच्चय जुताई, काउंटर प्लगिंग। ठीक है ना। टेरेस फार्मिंग हम बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग, सोपन कृषि, और भाई आपका इसे सीढ़ीदार कृषि भी बोलते हैं, वो अपर्दन, वो भी अपर्दन को नियंत्रण करती है। ठीक है। मध्य हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय एंड पश्चिम हिमालय यानी कि वेस्ट हिमालयन कृषि के बहुत अधिक विकसित है। यह कृषि बहुत, जहाँ पे इसी तरीके की कृषि देखी जाती है। कभी आप पहाड़ों पे गए हैं तो पहाड़ पे आपने देखा होगा, मान लीजिए पहाड़ है ना, तो पहाड़ पे ये ऐसे ऐसे में सीढ़ीदार सीढ़ीदार कृषि होगी, ना कि ऐसे कि भाई पूरा का पूरा ऐसे है। तो जो सीढ़ीदार कृषि होगी वो हेल्प करती है मृदा अपरदन को रोकने में। ठीक है। कभी भी उसमें डाल के देख लो, नेट में डाल के देखो, गूगल में देखो, भाई मेरा प्रोजेक्ट नहीं बड़ा, मैं दिखा देता। ठीक है ना। नेट में डाल के देखना टेरेस फार्मिंग, आप समझ जाओगे। अगर जो पहाड़ पे कभी गए होंगे तो बहुत देखने को मिलती है। ठीक है ना। ऐसे होती है जैसे कोई बड़ा सा आदमी ऐसे पैर रख के जा रहा हो, सीढ़ी ऐसी सी बनी हुई होती है। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं जो बड़े खेत होते हैं, मतलब कि जो लंबे चौड़े खेत होते हैं, उन्हें पट्टियों में बांटा जाता है। और उन पट्टियों का मतलब यही है कि भाई एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी। ठीक है ना। फसलों के बीच देखो, हमारे यहाँ क्या होता है, प्लेन्स में क्या होता है, प्लेन्स में ऐसे नहीं होता है कि भाई फसल बो दी तो बो दी, वे बीच में कोई झाड़ी वाड़ी बोना पसंद नहीं करते। लेकिन जो टेरिस फार्मिंग है, यहाँ पे मान लो मैंने ऐसे पेड़ खड़े कर दिए, या कोई मतलब कोई भी आपकी वो फसल कर दी, तो फसल से कुछ मीटर दूर हम यहाँ पे ना छोटी 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 झाड़ियां उगा देंगे। क्यों? वो पवन को भी रोकती है, यानी कि वो एक बम्बार्ड का काम करती है। मान लो ऐसे छोटी छोटी झाड़ियां खड़ी है, पवन आई तो टकराएंगी तो वो रोक देगी, पानी आया तो वो रोक देंगी, अगर जब वे नहीं होंगी तो वो सीधा फसल को नुकसान पहुंचाएंगी। ठीक है ना। तो उसका भी प्रयोग करा जाता है किसके लिए, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, सॉइल इरोजन को नियंत्रण करने के लिए। ठीक है ना। चलो, पेड़ों की कतार भी लगाई जाती है। पेड़ों, भाई अभी तक तो छोटी छोटी झाड़ियां थी, पेड़ों की कतार भी लगाई जाती है, झाड़ियों की जगह पेड़ों की कतार भी लगाई जाती है। और जो पेड़ों की कतार जिसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल्टर बेल्ट। ठीक है ना। सेल्टर, वो सॉरी, उसे हम बोलते हैं रक्षा पट्टियां, यानी कि सेल्टर बेल्ट। जो पेड़ों वाली होती है, जिसमें पेड़ लगाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रक्षक रक्षक पट्टियां या सेल्टर बेल्ट। और जो ये जो छोटी छोटी झाड़ियां हम लगाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, स्ट्रिप फार्मिंग, अर्थात पट्टी कृषि। चलो, और जो ये जो यूज होती है ना, ये पेड़ों वाली यूज होती है, मेनली यूज होती है पश्चिमी भारत यानी कि वेस्ट इंडिया की साइड। ठीक है। चलो, कंप्लीट हो गया यहाँ सेशन, मृदा अपरदन एवं संरक्षण। इसी के अंदर एक पॉइंट आता है, इससे नीचे थोड़ा सा पॉइंट आता है, भारत में पर्यावरण की दशा, यानी कि भारत में पर्यावरण की दशा। एक छोटा सा बॉक्स होगा क्वेश्चन आंसर से पहले। ठीक है ना। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसमें एक गांव का नाम दिया है, हुमाजारी सुखो सुख खोमाजारी गांव, और झाबुआ जिला। इसमें क्या है, वर्ष घनत्व, इसका जो वर्ष घनत्व देखा गया है, यानी कि वृक्ष वृक्ष यानी कि जो पेड़ों का घनत्व देखा गया है, वो 1976 में 13% देखा गया। कितना? 1976 में, इन 1976 इट्स ऑनली 13%। देख लेना एनसीईआरटी में भाई, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपकी स्पेलिंग देखनी होती है। ठीक है ना। 1976 13% देखा गया है, और इट्स बिकम मोर इन इट्स प्रति हेक्टेयर, पर हेक्टेयर देखा गया है, जो कि 1272 पर हेक्टेयर हो गया। इन विच डेट? इन 1992। देख रहे हो, मतलब कि इन्होंने नियंत्रण करने की प्रक्रिया अपनाई, टेक्नोलॉजी तकनीकी का काम करा। तो उन्होंने 1976 में जहां 13 पर हेक्टेयर हुआ करता था, 1992 में 1272 हेक्टेयर। देख रहे हो कितना चेंज है, कहाँ 13 और कहाँ 1000 पार कर गए, कहाँ 100 भी नहीं था और कहाँ 1000 पार करके गए हैं। ठीक है ना। तो यही है तकलीफी। तो इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है इसे, किसका, भूमि निम्नीकरण का, यानी कि कंजर्वेशन का ये एग्जाम्पल है। ठीक है ना। कंजर्वेशन का ये एग्जाम्पल है। ठीक है ना।
तो इस प्रक्रिया को भी पलटा जा सकता है, भूमि नमीकरण को, यानी कि जो इरोजन है उसे रोका जा सकता है, नियंत्रण करा जा सकता है। अच्छा, फिर बात करते हैं एमपी गवर्नमेंट की, यानी कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अप्रोक्स 25 लाख हेक्टेयर लैंड को जल विभाजक यानी कि वाटर शेड मैनेजमेंट की प्रक्रिया द्वारा हरा भरा कर गया। कितना? 25 लाख हेक्टेयर, 25 लाख हेक्टेयर एमपी गवर्नमेंट ने जल, इससे आपका जल विभाजक यानी कि वाटर शेड मैनेजमेंट से इसे इतने को हरा भरा करा है। ठीक है, देख रहे हो। चलो, कंप्लीट हो गया। एक जो सोयल इरोजन एंड कंजर्वेशन था ये हम कंप्लीट कर चुके। ठीक है, जो समझ में ना आया हो एक बार बता देना, ठीक है ना। अगर जो कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं वो चीज आपको जो अगली क्लास में लूंगा। ठीक है ना। इसी में फिर मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, एडिट करके मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मैं आपकी जो वीडियो है वो 1-2 दिन पहले शूट कर देता हूँ। ठीक है ना, तो उसमें मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर जो मान लो आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो पहले मैं उस टॉपिक को क्लियर करके फिर उस दिन की क्लास आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो, वैसे अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी मैं आपको एक खुशखबरी दूंगा आपके टाइम टेबल से रिलेटेड। देखो, अगर जो कोई पूछे कि भाई लाइव क्लासेस क्यों नहीं हो रही, तो देखो लाइव क्लासेस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कई बार क्योंकि हमारा ऑफिस तो है नहीं जो हम लाइव क्लासेस दे देंगे, है ना। चलो, अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन नहीं करूंगा, आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको भी कुछ होमवर्क देना जरूरी है। तो आप अपने आप देखो, अगर जो नहीं आएगा तो आप मुझे बताना। ठीक है, मेल प्रोवाइड करा रहा हूँ, वरना कमेंट में बता देना कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उससे रिलेटेड। अब मैं सिर्फ आपसे 2 टॉपिक पे बात करूंगा, एक तो क्वेश्चन आंसर, एंड देन आई विल टेल यू अबाउट द टाइम टेबल। ठीक है ना। अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से कुछ क्लासेस नहीं चल रही है, तो वे सब कब चलेंगी, कैसे चलेंगी, वो मैं सब आपको टाइम टेबल में बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं एमसीक्यू, यानी कि मल्टी क्वेश्चन आंसर। और हाँ, ध्यान रखना, जो अभी मैंने आपको ये पढ़ाया ना, जो इससे पहले मैंने छोटा सा टॉपिक पढ़ाया, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। इसे आपका ऐसा एग्जाम्पल होगा जो 130 वर्ड या 140 वर्ड का ये आ जाएगी, भाई सोयल इरोजन पे और सोयल कंजर्वेशन पे कोई पॉइंट लिखो, तो ये एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। ये एग्जांपल में आप लिख सकते हो, भले ही उन्होंने एग्जांपल ना भी मांग रखा हो तब भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो ना यही आर्ट होती है कि मान लो उन्होंने कुछ पूछा, ठीक है, तो आप अपनी लिमिट में रह के उस चीज का ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल सोयल इरोजन और सोयल कंजर्वेशन का बहुत बेस्ट एग्जांपल है। अगर ना भी पूछे तो एग्जांपल देना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है ना। चलिए, एमसीक्यू की बात करते हैं। सिर्फ डिस्कस करूंगा, सिर्फ आपको बताने की कोशिश करूंगा, हिंट देने की कोशिश करूंगा, आंसर आपको खुद ही दूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का मैं सिंपल वर्ड से बोलूंगा, मैं आपको बुक की उसमें नहीं बोलूंगा। आयरन ओर किस प्रकार का संसाधन है? इसमें पूछा गया है कि जो आयरन ओर है वो किस प्रकार का रिसोर्स है। आप देख लेना कि भाई डिग्रेडेबल है, नॉन डिग्रेडेबल, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, जो भी ऑप्शन होगा आप अपने हिसाब से निशान लगाना। ठीक है। सेकंड वन इज ट्यूडल एनर्जी, यानी कि ज्वरीय ऊर्जा, ये किस प्रकार का संसाधन है, किस प्रकार रिसोर्स है, यानी कि टेडल एनर्जी किस प्रकार का रिसोर्स है, देख लेना जो भी है। फिर थर्ड वन इज पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण। पंजाब में जो भूमि का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसके मुख्य कारण क्या है, उसके मतलब क्यों हो रहा है ये बताना है कि भाई वे हो क्यों रहे हैं। ठीक है ना। तो एमसीक्यू है तो उसमें आपको दिख ही रहा होगा। फोर्थ वन इज आज से जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाया उसी से रिलेटेड है। सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? मैंने बताया टेरिस फार्मिंग कहाँ करी जाती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन दिए होंगे, ध्यान रखना। अगर जो नहीं बता पाओगे तो थोड़ा भाई मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अगर जो आप ये सोच रहे हो कि भाई टीचर पढ़ा दे और हमारी समझ में आ जाए तो समझ में आएगा, लेकिन भाई क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। हम जो समझा रहे हैं ना, हम पूरी बुक समझा रहे हैं, लेकिन भाई आपको डेफिनेशन तो अपने साइड से लिखनी पड़ेगी ना। ठीक है ना। भाई देखो, जो मैं समझा रहा हूँ उससे आप लिख सकते हो, बहुत हद तक लिख सकते हो, लेकिन एक होता है जो बुक में भी होगा। अगर जो आपको अच्छे मार्क्स लाने तो भाई पढ़ना पड़ेगा बुक से भी। ठीक है ना। पता क्या होता है, आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो मैं उसे समझा रहा हूँ, मतलब अगर जो पैराग्राफ एक पेज का है तो मैं आपको आधे आधे मतलब कि मैं आपको वो समझा दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाए कि उसमें लिख क्या रहा है। ठीक है ना। फिर पता क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया तो अब तक जो एक पेज आपको कठिन लग रहा था ना, वो अच्छा अच्छा हाँ यार ये वाली चीज थी, ये वाली चीज थी, अब मैं यहाँ से इस चीज को लिंक कर सकता हूँ, तो लिंक हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, फिफ्थ है इसके ही
एमसीक्यू का काली मृदा यानी कि ब्लैक सोइल मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? इन्होंने कहा है कि ब्लैक सोइल किस राज्य में, किस स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, चलो एमसीक्यू खत्म हुए। सेकंड जो सेकंड आपका क्वेश्चन है वे है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट वन इज 3 राज्य जहां काली मृदा पाई जाती है और मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। इसमें पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि किन्हीं 3 स्टेट्स के नाम बताओ जहां पे ब्लैक सोइल पाई जाती है और इसमें कौन सी ऐसी मुख्य फसल है जो उगाई जाती है। ध्यान होगा, कल पढ़ाया था, कल की क्लास में है, ध्यान रखना। 10 जून की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि काली मृदा में कौन सी सोइल वो कौन सा कौन सी खेती मुख्य रूप से करी जाती है, कौन सी चीज मुख्य रूप से उगाई जाती है। और मैंने उससे पॉइंट आउट करके कहा था कि भाई ये पूछा जाता है। ठीक है, देखो आ गया ना एनसीईआरटी में। पता मैंने आपको हमेशा बोला पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, बुक क्वेश्चन, साइड के क्वेश्चन। पहले आपको दूसरी रेफरिंग बुक्स उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से मिलते हैं। बच्चे कहते हैं यार ये वाला क्वेश्चन तो बुक में था ही नहीं। भाई सारे क्वेश्चन बुक में होते हैं, जो साइड में जो कीवर्ड दिए होते हैं ना वे भी मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ। ठीक है ना, तो उनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। आ गया ना, देखो चलो सेकंड है पूर्व की साइड यानी कि ईस्ट तट की नदी डेल्टा में किस प्रकार की मृदा मिलती है एवं 3 विशेषता है। इन्होंने पूछा है जो ईस्टर्न साइड है, जो ईस्ट तट है, उनके जो नदी डेल्टाज है, जो रिवर डेल्टाज है, उनमें किस प्रकार की सॉइल मिलती है। उसके 3 एग्जांपल लिखे, उसके 3 विशेषताएं लिखे, 3 इंपोर्टेंस लिखे, उसके 3 इंपोर्टेंट पॉइंट लिखने हैं। ठीक है ना। थर्ड वन है पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम कैसे की जाएगी। आज इस टॉपिक में पढ़ाया है, इसमें पूछा गया है कि पहाड़ी एरिया पे यानी कि माउंटेन्स पे जो सॉइल इरोजन है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, जो मृदा अपरदन है उसको कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना है। मैंने आपको बताया था आज ही कि भाई कैसे टेरेस फार्मिंग और भाई काउंटर क्या था वो वर्ड, रुको एक मिनट में बता देता हूँ आपको। काउंटर प्लगिंग है ना, ये सब अभी मैंने आपको बताया। और वे भी बताया कि भाई छोटी झाड़ियों वाला जो सिस्टम था जिसे हम स्ट्रिप फार्मिंग बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं सेल्टर बेल्ट, तो उन सबसे रोकी जा सकती है, वो आप बता देना। फिर है जैव और अजैव यानी कि बायोटिक एंड नॉन बायोटिक रिसोर्सेज क्या है, उनके एग्जांपल लिखे। यानी कि बायोटिक एंड नॉन बायोटिक यानी कि जैव और अजैव रिसोर्सेज संसाधन क्या है, उनके एग्जांपल भी देना है। चलो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इसका फर्स्ट लेते हैं, भारत में भूमि उपयोग का वर्णन करें। ठीक है, मतलब कि लैंड यूज पैटर्न का हमें इसमें कि भाई लैंड यूज पैटर्न का हमें इसमें वर्णन करना है, हमें बताना है लैंड यूज पैटर्न को। और इसमें कहा गया है कि 1960 से 61 यानी कि 1960 एंड 61 से फॉरेस्ट में कोई इंपॉर्टेंट इंक्रीज यानी कि बढ़ाव नहीं गया। अब मैं समझाता हूँ। इन्होंने कहा कि भारत में किसका, भूमि उपयोग का यानी कि लैंड यूज का एक तो वर्णन करो, उसे बताओ कि वो है कैसा, वो है क्यों। ठीक है, और इसमें ही सेकंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि 1960 और 61 से ये अब तक जो आपका जो फॉरेस्ट है, जो इंडियन फॉरेस्ट है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट इंक्रीज नहीं हुई, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, तो उसका भी कारण बताओ कि भाई क्यों नहीं हुई है। ठीक है ना। सेकंड है टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के कारण संसाधन का आर्थिक उपयोग कैसे हुआ, लीड टू मोर कंजप्शन। ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है कि टेक्निकल यूज और इकोनॉमिकल अगर जो डेवलपमेंट देखें तो उसमें संसाधन का आर्थिक उपयोग कैसे होगा, कि इसमें हम आर्थिक उपयोग ये कैसे दे रहे हैं, टेक्निकल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में जो हमारा संसाधन है वो किस तरीके से यूज हो रहा है, वो किस तरीके से अपनी हेल्प दे रहा है। ठीक है, तो आज हम यही रुकते हैं। क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो गए। कुछ समझ में ना आए तो मुझे बता देना, पहली जो क्लास होगी पहले वो टॉपिक आपका क्लियर करा जाएगा, फिर उस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और उसी क्लास में जिसमें आप डाउट पूछेंगे उसमें आपको हम नीचे लिंक प्रोवाइड करा देंगे उस क्लास का। ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर वी आर कंप्लीटेड, यानी कि आज हम चैप्टर 1 वी आर कंप्लीटेड, क्या, संसाधन एवं विकास यानी कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वी आर कंप्लीटेड। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम टेबल की। टाइम टेबल की बात करें तो आपको पता है क्लास 12 की मैथमेटिक्स चली हुई है, क्लास 12 की मैथ्स चली हुई है, 10th क्लास की मैथ्स चली हुई है, 10th क्लास की साइंस स्टार्ट कर दी थी,
और 10th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करते थे। ठीक है ना। अब एक पॉइंट और मैं बढ़ाऊंगा यहाँ पे, 6th क्लास की हिस्ट्री। ठीक है, अब तक ये शुरू नहीं हुआ था, ये कमिंग सून है। ठीक है, मतलब आप मतलब शुरू हो जाएगी, 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। ठीक है। मैथमेटिक्स कौन पढ़ा रहे हैं आपके? मानव शर्मा सर। मानव शर्मा सर आपकी 12th मैथ की क्लास ले रहे हैं। ठीक है। उसके बाद क्लास 10th की मैथमेटिक्स कौन करा रहे हैं आपके? शिवम कौशिक सर करा रहे हैं। ठीक है, शिवम कौशिक सर करा रहे हैं। 10th की साइंस कौन करा रहे हैं? वो भी शिवम कौशिक सर ही करा रहे हैं। 10th की ज्योग्राफी में थोड़ा सा चेंज हो गया। 10th की ज्योग्राफी अब तक मैं चला रहा था, यानी कि चैप्टर 1 अब तक मैं चला रहा था, लेकिन अब से हमारी नई टीचर मिस सौम्या वेदवाल आपको पढ़ाएंगी। सौम्या मैम, अब आपको सौम्या वेदवाल मैम अब ये क्लास आपकी। और क्लास 6 की जो आपकी जो हिस्ट्री है, क्लास 6 की जो हिस्ट्री है, क्लास 6 की जो हिस्ट्री है वो मैं लेनी स्टार्ट कर दिया, यानी कि दिव्यांश भारद्वाज सर ये वाली क्लास आपकी लेनी शुरू करेंगे। ठीक है ना। दोबारा से देख लो, 12th की जो ले रहे हैं वो मानव सर ले रहे हैं मैथमेटिक्स, 10th की जो मैथमेटिक्स ले रहे हैं वो शिवम कौशिक सर ले रहे हैं, 10th की जो साइंस ले रहे हैं वो भी शिवम कौशिक सर ले रहे हैं, 10th की ज्योग्राफी थ्योरी जो अब तक मैं ले रहा था अब वो सौम्या वेदवाल मैम लेगी। ठीक है। 6th क्लास की हिस्ट्री मैं लूंगा अब से। पता अगर आप एक और सर आपने 10th की हिस्ट्री क्यों नहीं स्टार्ट करी, तो भाई देख लो पहले से 3 क्लास चल रही है, तो पहले आप इन्हें कंप्लीट करो, जैसे ज्योग्राफी खत्म होगी वैसे मैं आपको 10th की हिस्ट्री करानी स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं बर्डन नहीं होना चाहता, आप पहले ये करो। ठीक है ना। सौम्या वेदवाल मैम का थोड़ा 1-2 दिन ऐसे ही रहेगा क्योंकि नई नई टीचर है, तो ऐसा हो सकता है कि मतलब नर्वस भाई हम भी थे, वो भी होंगी। ठीक है ना। लेकिन बहुत अच्छी टीचर है, मेरी बात मान लो। ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है। हाँ, और एक और चीज़ की शिवम कौशिक सर की आजकल वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, वो इस वजह से नहीं कर पा रही थी, उनकी तबीयत खराब थी। ठीक है। वो भी वीडियो अपलोड करनी शुरू कर देंगे और सौम्या मैम भी 1-2 दिन में आपकी वीडियो अपलोड करनी शुरू कर देंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।